क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा। ऑब्सोलेंस वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑब्सोलेंस मींस आउटडेटेड, ऑब्सोलेंस मींस आउटडेटेड। तो आउटडेट किस वजह से हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस की वजह से चीज आउटडेट हो जाती है, तो डी ऑप्शन आ गया सही। क्वेश्चन 6 भी सेम है। अ डेप्रिसिएबल एसेट में सफर ऑब्सोलेंस ड्यू टू, किस वजह से ऑब्सोलेंस आता है? ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देखिए ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स के लिए वर्क करता है। जो खर्चे असेट को यूज करने तक के यूज रेडी टू यूज तब तक के खर्चे कॉस्ट में ऐड करते हैं। जिस दिन एसेट रेडी है यूज करने के लिए उस दिन के बाद के सारे खर्चे नॉर्मल एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ऐसी दो एक्सपेंस पर। पहला है रिपेयर। सर रिपेयरिंग किसी भी एसेट के अंदर जनरली तभी होती है जब एसेट को यूज करते हुए काफी टाइम बीत जाता है, एसेट थोड़ी पुरानी होने लगती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा काम लेते हैं उससे, जनरली तब रिपेयर होती है। तो डेफिनेटली सर यूज करने के बाद का खर्चा है, इसलिए हमें इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंस मानना चाहिए। हम इस चैप्टर के अंदर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में हमें कॉस्ट चाहिए होगी, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इस चैप्टर में इसको इग्नोर करें। ऐसा नहीं है कि सर मान लीजिए रिपेयर पे करी हमने 5,000 रुपए और हम अकाउंटेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसकी जर्नल एंट्री होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमारा रोल है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ द एसेट आता है, तो जितनी भी आइटम कॉस्ट से रिलेटेड है वही कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि रिपेयर यूज के बाद का खर्चा है, इसीलिए कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं इस चैप्टर में। अब आते हैं सर सेकेंड हैंड एसेट। कई बार ओनर का बजट नहीं है कि वो एक मतलब न्यू मशीनरी अफोर्ड कर सके, या तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो कम फैसिलिटी वाली, कम फीचर्स वाली मशीनरी ले ले, या दूसरा ऑप्शन ये है कि लेटेस्ट फीचर्स वाली, सारे फीचर्स वाली मशीनरी लेकिन सेकेंड हैंड। उसने ऑप्शन चूज करा सेकेंड हैंड मशीन। कई बार सप्लायर से बात करते हैं जी तो बड़ी महंगी है, तो वो कहता है जी अभी किसी पर्सन का बिजनेस बंद हुआ है, तो उसकी मशीनरी हमारे पास रखी हुई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड हैंड मशीनरी ली है हमारे ओनर ने। सेकेंड हैंड जब हम आइटम कोई भी खरीदते हैं, कोई भी आइटम हो, चाहे कार हो, स्कूटर हो, मशीन हो, सबसे पहले उसमें मरम्मत कराते हैं। कोई पार्ट ज़्यादा खराब हो रहा है तो उसको हटा के चेंज कर दिया, कहीं वेल्डिंग होगी, कहीं पेंटिंग होगी, मतलब रिपेयरिंग कराएंगे उसको यूज़ करने से पहले। तो सेकेंड हैंड अगर एसेट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है तो रिपेयरिंग क्योंकि यूज़ करने से पहले का खर्चा होगा, तो इसलिए हम इसे कंसिडर करेंगे, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अगर सेकेंड हैंड एसेट है, उस पर कोई भी रिपेयरिंग करवा रहे हैं तो डेफिनेटली यूज करने से पहले करवा रहे हैं, इसलिए कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। इस चैप्टर में हमें कॉस्ट निकालनी होती है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, इसलिए इस आइटम को कंसिडर करें। तो सर क्लियर सी बात है। क्वेश्चन में लिखा है न्यू मशीन तो रिपेयर इग्नोर कर देंगे, क्वेश्चन में लिखा है सेकंड हैंड मशीन तो कंसीडर करेंगे, लेकिन ना न्यू लिखा ना सेकंड हैंड लिखा, तो हम प्रिज्यूम क्या करेंगे? न्यू। इन जनरल कैपिटल गुड्स की सेकंड हैंड मार्केट नहीं होती। देखिए आप बुक्स वगैरह हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी लास्ट ईयर का एडिशन तो वो सेकंड हैंड परचेज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं। लेकिन सोचो मशीन की सेकंड हैंड मार्केट, मशीन तो न्यू मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है सपोज मार्कर बनाने का, तो मार्कर बनाने के बाद मुझे मशीन चाहिए, अब मुझे ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो मार्कर बनाने की मशीन बनाती है, तो जो इजीली तो नहीं मिलेगी मेरे को, बहुत रेयर मिलेगी। तो ऐसी कंपनी, न्यू कंपनी वाली ही ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और मान लीजिए मैंने मार्कर की फैक्ट्री खोली और थोड़ा टाइम चलाया लेकिन मेरा काम नहीं चल पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि बंद करके और काम करूँ, अब मशीन किसको बेचूँ?
जिससे खरीदी उसके यहाँ ट्राई करूंगा, तो वो कहता सर कस्टमर आते ही कहाँ हैं, और हर बंदा आता तो न्यू मशीन परचेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि बार बार खराबी होगी तो कौन चक्कर काटेगा। सेकेंड हैंड मार्केट बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं, बहुत कम होती है, इसलिए हमारी जो प्रिजम्पशन है वो न्यू आइटम की। ये तो क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। LIC के अलावा जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंस होते हैं। LIC में क्या होता है सर, हम प्रीमियम भरते रहते हैं पर एक टाइम के बाद हमें पैसा मिल जाता है। मिसहैपनिंग हो गई पहले तो पहले पैसा मिल जाएगा, मिसहैपनिंग नहीं हुई तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा मिल जाएगा, विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। LIC में तो ऐसा होता है, जो किसी पर्सन की होती है। उस पर्सन के अलावा जो बाकी के सारे इंश्योरेंस होते हैं, स्कूटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, मशीनरी इंश्योरेंस, जितने भी बाकी इंश्योरेंस होते हैं, उन सब में क्या होता है सर कि आज मैंने इंश्योरेंस का पैसा दिया तो 1 साल के लिए वो लोग मेरा रिस्क कवर करेंगे बस। 1 साल तक मैं टेंशन फ्री नींद ले सकता हूँ आराम से, कि अगर जल जाएं, चोरी हो जाए, फ्लड आ जाए तो भी मुझे टेंशन नहीं है, जितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाए। रीजन क्या होता है सर, ओनर हर जगह खुद डंडा लेकर खड़ा नहीं हो सकता सिक्योरिटी करने के लिए, उस सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवा दिया, साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे फिर से प्रीमियम भरना, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक एनुअल एक्सपेंस है, कार की या एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, रेडी टू यूज के बाद का खर्चा। मान लीजिए मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ, कि मैं कहता हूँ जी मेरी बाइक 20,000 की है, और ये कहते हैं मेरी बाइक 20,000 की नहीं 22,000 की, 2,000 का मैंने इंश्योरेंस भी करवा रखा, तो इंश्योरेंस मैंने भी करवा रखा होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भरने से मेरी कार महंगी नहीं हो जाएगी, मेरा बाइक महंगी नहीं हो जाएगी, कॉस्ट का पार्ट नहीं है, यूज करने के बाद का खर्चा है, इसीलिए कॉस्ट का पार्ट नहीं है, चाहे न्यू हो या चाहे सेकंड हैंड। ठीक है जी। तो इसमें लिख देता हूं मैं ऑलवेज इग्नोर, चाहे न्यू हो चाहे सेकंड। क्लियर हो गई जी बात। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। Following data pertaining to Educate Limited are available. Cost of second hand plant 1,80,000. ध्यान रहे क्वेश्चन में मेंशन है कि सेकंड हैंड। अब क्वेश्चन में अगर रिपेयर दी होगी तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर 20,000, ऐड कर दें इसको। तो सर कार जो है ये 1,80,000 की है प्लांट, और 20,000 की रिपेयर है, सेकेंड हैंड लिखा है इसीलिए ऐड कर रहा हूँ। सेकेंड हैंड नहीं लिखा होता, न्यू लिखा होता या कुछ नहीं लिखा होता तो इग्नोर कर देता। वेजेस पे करी इंस्टॉलेशन के लिए, सर प्लांट बहुत बड़ा है, लेबर मंगाई हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो ऑब्वियसली इंस्टॉल करने के बाद ही तो यूज करेंगे, तो यूज करने से पहले का खर्चा कॉस्ट में ऐड होगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस करोगे माइनस, इग्नोर। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलवेज इग्नोर, यूज करने के बाद का खर्चा। अच्छा खत्म जी। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल कितना अमाउंट आप प्लांट अकाउंट में 2,05,000। जो बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं यही बातें मैंने क्वेश्चन 7 के ऊपर ग्रीन कलर से लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिए एक बार। पहले में लिखा हुआ है कि सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो रिपेयर को कॉस्ट में ऐड कर दो, पहले में लिखा है। सेकेंड हैंड में क्या लिखा है, न्यू मशीन खरीदी है तो रिपेयर इग्नोर कर दो, सही है। आगे लिखा है अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो एज्यूम करो कि न्यू मशीन है और रिपेयर को इग्नोर कर दो, सही है। उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमेशा इग्नोर करना है। क्लियर हो गई ये बात, ध्यान रहेगा। मशीनरी खरीदने की एंट्री बताइए आप लोग। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी एसेट, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। कैश एसेट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। सपोज 10 लाख। मशीन खरीदने की एंट्री है तो बेचने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बिल्कुल रिवर्स एंट्री। तो पहले वाले केस में कैश नाम की एसेट जा रही है, मशीन नाम की एसेट आ रही है, दूसरे वाले में उल्टा हो रहा है।
मशीन बेच रहे हैं तो मशीन नाम की एसेट जा रही है और कैश नाम की एसेट आ रही है, रिवर्स ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए रिवर्स एंट्री पास हो रही है। सही बात है। अब सर जरूरी नहीं है कि 10 लाख में ही बिके, मान लेते हैं 8 लाख में, तो 2 लाख का लॉस हो गया। मशीन की तो 10 लाख की ही जा रही है, मशीन में 10 लाख ही लिखेंगे, कैश 8 लाख रुपए आ रहा है तो कैश में 8 लाख लिखेंगे। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको हमेशा डेबिट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट पर बोला लॉस ऑन सेल डेबिट 2 लाख। क्लियर है वाली एंट्री? ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट इधर है, इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट इधर है, मतलब बेसिकली 10 लाख स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट में, 2 लाख का लॉस और 8 लाख का सेलिंग प्राइस। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 8 पे लिखा हुआ है कि मशीन को बेचने पे लॉस हो गया है, बताओ क्रेडिट क्या करें। तो आंसर देख लीजिए बोर्ड पर, क्रेडिट क्या करें, मशीन के अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन के पास जो खाली जगह है डी ऑप्शन के बराबर में, वहां पर एंट्री को नोट कर लीजिए, आपको ध्यान रहेगा कि लॉस के केस में क्या एंट्री। क्वेश्चन 8 के बराबर में जो खाली स्पेस है वहां पर नोटिंग कर लीजिए कि एसेट को बेचते हैं तो लॉस पर तो क्या एंट्री होगी, लॉस ऑन सेल डेबिट, एग्जांपल में 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट, एग्जांपल में 8 लाख, तो मशीनरी अकाउंट 10। फैक्टर्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हमने, इसका 4th क्वेश्चन रह रहा है ना। इसका अगला टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रोवाइडेड डेप्शन, स्टार्ट करना है कि हो गया था? तो रेशियो में एग्जांपल मैंने ये लिया था कि सर 10 लाख की मशीन है और 10 साल चलेगी तो 1 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे फटाफट से। अभी मेथड का नाम मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ऊपर मत देखिए कि मेथड का नाम क्या है, कैसे बना, पूरा टाइम लगाया जाएगा इस पर। पहले क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डैश अंडर द मेथड, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहता है? ऑप्शन नंबर ए रिमेन फिक्स्ड फॉर ऑल द ईयर, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आया सर, हर साल यही रहेगा। 10 लाख रुपए की मशीन है, 10 साल चलेगी तो 1 लाख रुपए हर साल की घिस रही है वो, तो हर साल 1 लाख रुपए फिक्स अमाउंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट है 2,52,000, याद है फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। शॉर्ट में लिखना, तो बताइए जी, कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2,52,000, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, माइनस कर देंगे, और लाइफ दे रखी है 6 साल, डेप्रिसिएशन मांगा है सर 40,000। कितना नोट कर लीजिए, आप कितना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 2 के बराबर में, ऑप्शंस के बराबर में स्पेस है, वही नोट कर लीजिए। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। कंपनी ने परचेज करा है एक मशीनरी 50,000 रुपए की, और उसको लाने में किराया लग गया 4,000 रुपए का, कैरेज किराया लग गया 4,000 रुपए। कॉस्ट में ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड करना सर। अब मशीन जो है ना, ये 50,000 की नहीं 54,000 की बन गई, 4,000 रुपए और खर्चा हो गया, 2,000 रुपए खर्च हो गया इंस्टॉलेशन में, ऐड या लेस? इंस्टॉल कराने में 2,000 का खर्चा और आ गया, मतलब अब ये मशीन हमें पड़ी 56,000 की। ये ऐसे लिख लेता हूं, आपको आसान होगा नोट करने में, कॉस्ट प्लस ऑल द चार्जेस, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 6,000, लाइफ कितनी है? खत्म। तो क्या आंसर है? 5,000। नोटिंग चालू रखें, सॉल्यूशन नोट जरूर करते रहें, ये ना सोचें कि सब समझ में आ गया हमको, 1 महीने बाद पेपर के टाइम शायद ध्यान रहे।
मानिए नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक रजिस्टर कैसे एक नोट्स हमारे कहाँ मिला है? साढ़े पाँच। सर वो पूरी याद है ना 4.5 क्लियरेंस के लिए वहाँ से सीधा आ रहा वहाँ पे बांध के रखा होगा क्लियरेंस के लिए, मतलब हूँ। कि किसी ने अगर फीस नहीं दी स्कूल की या लाइब्रेरी की बुक नहीं दी तो उसको 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना। फीस दे दो टाइम पे। सर दी थी तो सबको जाना था ना। अच्छा अच्छा, पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। A machine was purchased for 50,000। खर्चा किया इंस्टॉलेशन का 2,000। वेजेस पे करी इंस्टॉलेशन करने में 4,000। स्क्रैप वैल्यू है 6,000 और लाइफ है 10 साल। तो सर सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को क्वेश्चन में, लेकिन रिपीट दी हुई है 6,000। इसे ऐड करना है कि लेस करना? इग्नोर करना। वजह क्वेश्चन में लिखा है कि 6 महीने बाद, पर वैसे भी क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद हमने रिपेयरिंग कराई है। साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि रिपेयरिंग करवाई है हमने परचेज के 6 महीने बाद, तो डेफिनेटली यूज करने के बाद का खर्चा है, इसलिए इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए इसी क्वेश्चन में अगर ये 6 महीने वाली बात नहीं लिखी होती तो ऐड करते कि लेस? इग्नोर करते, क्योंकि क्वेश्चन में सेकेंड हैंड मशीन नहीं लिखी। न्यू कहाँ लिखा? न्यू लिखा कहीं? अच्छा, मतलब न्यू कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर सेकेंड हैंड लिखा हो तो ही रिपेयर हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड हैंड क्योंकि नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो 6 महीने वाली बात नहीं लिखी होती तो भी रिपेयर इग्नोर करते। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं। मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे हैं हर साल 2,000 रुपए, तो बताइए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी है जी स्ट्रेट लाइन मेथड, बाकी इसका लॉजिक बताया जाएगा, नाम क्यों रखा गया इसका। 6 क्वेश्चन पर आते हैं। 1 अगस्त 2011 के बाद कंपनी ने 5 ट्रक खरीदे और एक ट्रक 12 लाख रुपए का, टोटल 60 लाख के ट्रक्स हो गए। कंपनी को लग रहा है कि जब इसको एज अ स्क्रैप बेचेंगे तो लगभग कॉस्ट का 25%, 12 लाख का 25%, 3 लाख रुपए मिल जाए। 12 लाख रुपए कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू रुपीस में नहीं दी, परसेंटेज में दे दी, क्या दिक्कत है? निकाल नहीं सकते क्या? 12 लाख का 25% 3 लाख। 12 लाख का ट्रक खरीदा और यूज करने के बाद जब बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा तो भी 3 लाख में बिक जाएगा। 10 साल की इसकी लाइफ। तो हमें बताना है कि डेप्रिसिएशन जो है वो सी मेथड से लगना है। देखिए ध्यान से 9% आगे नीचे 12 लाख रुपीस कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ है नहीं तो ऐड नहीं करना। स्क्रैप वैल्यू कितना लेस करना है जी? 3 लाख। समझ में आ सकता है 3 लाख कैसे आया? 12 लाख का 25% स्क्रैप वैल्यू दे रखा, डिवाइड बाय लाइफ कितनी? 10 साल। डेप्रिसिएशन आ गया जी 90,000 होगा। डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा 90,000। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, समझे कुछ और? बोर्ड पे देखें सर, एक शोरूम पे शर्ट लगी हुई है 1,000 रुपए एमआरपी और उन्होंने कहा 300 रुपए का डिस्काउंट है, तो आपको शर्ट 700 रुपए की मिल जाएगी। सब कुछ रुपीस है, कहीं परसेंटेज नहीं लिखा हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है? 30%। कितना टाइम लगा रहे हो? 30% डिस्काउंट है। तो सर डिस्काउंट ये आपने निकाला कैसे? डिस्काउंट परसेंटेज आपने क्या करा, आपने डिस्काउंट जो है रुपीस वाला वो न्यूमरेटर रखा और जो टोटल कॉस्ट है वो डिनोमिनेटर रखा, इनटू में 100। ये फॉर्मूला आपने खुद अपने माइंड में कर लिया, सो आपको पता भी नहीं, हमने फॉर्मूला बना लिया था। डिस्काउंट इन रुपीस 300, कौन सा बंद करेंगे, डिवाइड बाय कॉस्ट 1000 इनटू में 100। तो सर हमें कोई भी चीज अगर परसेंटेज में चाहिए हो तो उसी चीज को रुपीस में न्यूमरेटर में रखो, टोटल कॉस्ट डिनोमिनेटर में रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो वही चीज रुपीस से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है।
ये चीज क्लियर हो गई जी। यहाँ पर बात करते हैं कि सर डेप्रिसिएशन मेरा रुपीस में तो आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ना परसेंटेज में मांगा। तो डेप्रिसिएशन ये तो आया है इन रुपीस, अब मैं निकाल रहा हूं डेप्रिसिएशन परसेंटेज। फॉर्मूला इसे कॉपी करेंगे, डेप्रिसिएशन इन रुपीस डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन इन रुपीस कितना है 90,000। कॉस्ट कितनी है 12 लाख इनटू में 100, 7.5% आ रहा। नोटिंग चालू रखें, फिर डिस्कस करते हैं इसको। सर डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से अकाउंट में आया? बताओ। ये फॉर्मूला भी नोट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सॉरी 7 कर रहे हैं ना अभी हम, सर 6 कर रहे हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मूला भी नोट करेंगे आप कि जब भी आपको डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन इन रुपीस को न्यूमरेटर रखो, कॉस्ट को डिनोमिनेटर रखो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपका डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज आ जाए। डेप्रिसिएशन निकालने वाला काम नॉर्मल है, प्रोसेस वैसे ही रसम ने किया था। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाख। कॉस्ट है 12 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख, डिवाइड बाय लाइफ 10 साल। डेप्रिसिएशन आ गया 90,000। डन जी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? सर डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या होता है अकाउंट? नॉमिनल होता है रेवेन्यू। पर सर मैं आज मेरा आया था, मैंने बोला गिवन अकाउंट होगा उसका। ऐसा कुछ नहीं होता, आया था हमने बोला। आप गूगल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए जी हम। सेम क्वेश्चन सेम काम करना है। कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, लाइफ गिवन है, आपको डेप्रिसिएशन का रेट मांगा होगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन इन रुपीस। कैसे निकालते हैं सर वो? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2000 डिवाइड बाय लाइफ जो है वो 5, ये आ गया 19,600, 19,600। अब डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट से। डेप्रिसिएशन इन रुपीस डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। नोटिंग चालू रखें। डन जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम। लिखा ए परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 60,000। नया कंप्यूटर खरीदा 60,000 रुपए का। ही परचेज्ड अनदर कंप्यूटर फॉर 40,000। कितने टाइम बाद खरीदा? दूसरा कंप्यूटर कितने टाइम बाद खरीदा? 1.5 ईयर, 1 साल और 6 महीने, 1.5 साल बाद खरीदा। ये डेट ये गलतियां होती हैं, बहुत स्टूडेंट से ध्यान रखना है इसका। 1 अप्रैल 12 और 1 अक्टूबर 13, इनमें 1.5 साल का गैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम, और मुझे बताना है 31 मार्च 2015 को कंप्यूटर का बैलेंस कितना बचेगा सारे कंप्यूटर से। मुझे बताइए पहले वाला कंप्यूटर कितने साल यूज करा? 1.5 साल। गलत। सर 3 इयर्स। 3 इयर्स बिल्कुल सही है। पहला कंप्यूटर यूज करा है 3 साल। खरीदा था 1 अप्रैल 12 को 60,000 का। डेप्रिसिएशन लगा
12,000, ये वैल्यू बची एक साल बाद की 31 मार्च 13 की, ठीक बात है। फिर डिडक्शन लगेगा 12,000, वैल्यू बची 30, ये वैल्यू कब की आ गई 31 मार्च 14 अगले साल की। फिर डिडक्शन लेस करा 12,000, वैल्यू बची 24, ये कब की वैल्यू आई, इसी डेट की निकालनी थी। अभी तो ये पहले कंप्यूटर की आई है जी, मैं दूसरे वाले कंप्यूटर की भी निकाल लेंगे। बट ऑप्शन 20% है तो 60,000 का 20% 12,000 आता है। 3 साल यूज करिए तो ऑप्शन मैंने 3 बार लगाया। अगले वाला जो कंप्यूटर है सर 40,000 का है, डेप्शन 20%। बताइए सही करा गलत करा? सही गलत करा है क्योंकि सर हाफ गलत आधे करा। महीने यूज नहीं। गलत ये करा है सर कि जो मैंने खरीदा है ये 1 अक्टूबर 2013 को और डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 31 मार्च 14 को, तो सर एक साल कहाँ यूज करा, 6 महीने तो यूज करा है ना। अक्टूबर से मार्च 6 महीने यूज करा, 100 साल कैसे लगा दूंगा फिर मैं। 40,000 टोटल कॉस्ट है, 20% डेप्रिसिएशन है एक साल का, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेप्शन आएगा 12 मंथ्स का, इसको डिवाइड करूंगा 12 से तो डेप्शन आएगा 1 महीने का, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो डेप्शन आएगा 6 मंथ्स। फिर समझते हैं सर, साल का बीच है तो ऐसे समझ लो कि सर 20% एक साल का तो आधे साल का 10%, 40,000 का टेंशन 4,000 रुपये, 4,000 रुपये आएगा। एक तरीका तो ये है समझने का। एक साल वाले को 2 से डिवाइड कर दो। हाँ जी, एक साल वाले को 2 से डिवाइड कर दो। वही तो बताया मैंने भी कि 8 था जो 20% है एक साल का तो 6 महीने का 10,000 4,000 हो गया। ये जो कहना चाह रहे हैं सर पूरे साल का निकाल के आधा कर दो उसका, है ना सर। 40,000 का 20% 8,000 रुपये आएगा, उसका आधा कर दो 4,000 रुपये आ गया। लेकिन आधे वाला कॉन्सेप्ट तभी चलेगा जब एग्जैक्ट आधा ही हो तो एग्जाम में 1 सितंबर आ जाए, 1 दिसंबर आ जाए, 1 फरवरी आ जाए, उसका डायरेक्शन 2 महीने का लगाना हो, 8 महीने का लगाना हो, 4 महीने का लगाना हो, ठीक है ना। आपको एग्जैक्ट तरीका पता होना चाहिए। 20% जो है ये एक साल का डेप्शन है, तो 20% से मल्टे को ये है ओरिजिनल कॉस्ट, इतना पोर्शन ओरिजिनल कॉस्ट। इतना करने के बाद डेप्शन आ गया पूरे 12 महीने, 12 से डिवाइड करते ही ये डेप्शन आ गया 1 महीने, 6 से मल्टीप्लाई करते ही ये डेप्शन आ गया 6 मंथ। फिर डेप्शन लगाना है, बताइए सही करा गलत करा? फिर गलत कर दिया मैंने, क्या गलती कर दी मैंने? सर अब पूरे एक साल इस साल तो पूरे 12 महीने यूज करा। 1 अक्टूबर 13 में खरीदा था, 31 मार्च को डेप्शन लगा रहा हूं तो इस साल सिर्फ 6 मंथ यूज करा, इसलिए 6 मंथ का मैं डेप्शन लगाया 4,000। लेकिन अब 31 मार्च 14 से 31 मार्च 15 पूरे 12 महीने यूज करा, डेप्शन पूरे 12 महीने का लगेगा। सही है। तो पहले वाला कंप्यूटर 24,000 का, अगले वाला कंप्यूटर 28,000 का, टोटल जो हो गए ये कंप्यूटर हो गए 52,000 के। ऑप्शन नंबर सी, इसको नोट करें, इसको सेकंड तरीके से कराया जाएगा, यहाँ पर आएगा नहीं, को कॉपी में नोट करना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से करवाता हूँ, सेम क्वेश्चन को दोबारा नोट करें इसको। कंफ्यूजन हो कैलकुलेशन में तुरंत रोक लें, क्योंकि लेवल कैलकुलेशन का धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आज जीएसटी की क्लास में जो 7 बजे वाली क्लास है उसमें सेट ऑफ वाला टॉपिक कराया जाएगा, इसको रिवाइज करना हो 7 बजे वाली क्लास ले सकता है।
लिंक भेज दिए गए हैं, नहीं आए हैं दोबारा मैसेज रखने भेज दूंगा दोबारा। रिवाइज करते रहें, टेस्ट देते रहें। मेरे पास ऑलमोस्ट डेली मैसेज आ रहा है स्टूडेंट्स का, सर चैप्टर रिवाइज कर लिया, इसका टेस्ट ले लो। फोन साइलेंट करें, क्लास आने से पहले फोन सारे साइलेंट कर दिया। डेली स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं रिवाइज कर करके, आप लोग भी अपना रिवीजन चालू रखें। जल्दी आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, जो फुल कोर्स वाले पूरे टर्म वन का टेस्ट नोट कर लीजिए। सर ने ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। ये सर 12,000 डेप्शन एक साल का, इसको आपने 3 बार लेस कर रहा था, उसकी जगह सर हम क्या कर सकते हैं कि 12,000 को 3 बार की बजाय 3 साल का 36,000। ये कैसे किया सर हमने? ये सर 60,000 का 20% डेप्शन, ये 1 साल का है ना, 3 साल का डेप्शन 1 साल का 20% 12,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, 3 साल का डेप्शन आ गया 24,000 आ गया। 24,000 तब भी 24,000 तब भी कल भी 24,000 ही आ रहा था, अब भी 24 ही आ रहा। यहाँ पर देखते हैं 40,000 का 20% डेप्शन 1 साल का है, ये वाला कंप्यूटर 1.5 साल यूज करा, मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये 12,000 आ गया, 28,000। कभी भी आंसर आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए वाला तरीका। पहले प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, उसके बाद हमें भागना चाहिए थोड़ा शॉर्टकट की तरफ। अब इसका तीसरा तरीके पे भी आएंगे। मेरा काम है आपको सारे तरीके बताना, चाहे लॉन्ग कट है चाहे शॉर्टकट है, ये आपका काम है कि आपको चूज कौन सा करना है एग्जाम के लिए। एडवाइस मेरी हमेशा यही रहती है, घर पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन सारे तरीकों से करके देखो। तो कई बार मैं समझा रहा हूँ उसमें आपको शायद कुछ इजी लगे, कोई टफ लगे, लेकिन खुद की ना अपना एक माइंड लेवल होता है परसेंटेज में, कैलकुलेशन में, तो आपको कौन सा कंफर्टेबल रहे तभी पता लगेगा। तो हर टाइप का एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखो। आइए तीसरे तरीके पे, बोर्ड पे देखें। डेप्रिसिएशन 1 साल का 20%, तो 2 साल का 40%, तो 3 साल का 60%। अगर एक एसेट में 60% डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई? 40%, 24,000 सीधा। 20% 1 साल का डेप्रिसिएशन, ये वाली एसेट हमने 3 साल इस्तेमाल करी है तो 3 साल का 60% डेप्शन हो गया। अगर एक एसेट में 60% डेप्शन लग गया तो वैल्यू उसकी बचेगी 40%। ठीक बात है। मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख रुपए और गवर्नमेंट इनकम टैक्स 60% ले रही है, तो मेरे पास जो बचेगा वो 40% ही तो बचेगा। बिल्कुल सेम बात है। सेकंड मशीन पर कंप्यूटर, 1 साल का डेप्रिसिएशन 20%, तो 1.5 साल का कितना?
30%। 1 साल का 20, 2 साल का 40, 1.5 साल का बीच में ही आएगा 30%। एक एसेट पर अगर 30% डेप्रिसिएशन लग गया, 30% की वैल्यू घट गई, तो वैल्यू बची कितने परसेंट? 70%। कितना छोटा हो गया? तो नोट कर लीजिए तीसरा तरीका। आंसर जितना छोटा होता है तरीका, मेथड जितना छोटा होता है, उतना ज्यादा माइंड लगाना होता है। जितना लॉन्ग कट होता है उतना माइंड कम लगाना होता है। क्वेश्चन एक तरीके अनेक नोट कर लीजिए आप। नाइन क्वेश्चन को होमवर्क लिखते हैं जी। सर 9 पे लिखना होगा। हाँ जी, 8 तो करा दिया ना मैंने। बोर्ड पे देखें। तो कुछ ऑथर्स का कहना है कि डेप्शन का जो तरीका निकालना है, जो तरीका है डेप्शन निकालने का, बिल्कुल गलत, बकवास। कैसे? एक एसेट हर साल उतनी ही वैल्यू से गिरे, ये ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। एग्जांपल लेते हैं कि सर आज की डेट की कार और 1 साल पुरानी कार, इनमें अच्छा खासा डिफरेंस होगा वैल्यू का। फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए की कार खरीद के लाया और 1 साल बाद में उसको 9 लाख में बेचना चाहूँ, तो शायद नहीं बिक पाएगा, क्योंकि जो पर्सन 9 लाख खर्च कर सकता है वो 1 लाख रुपए डाल करके न्यू लेगा, सेकंड का चक्कर के पालेगा। लेकिन आज से 7 साल पुरानी कार और 8 साल पुरानी कार, इन दो कारों में ज्यादा फर्क नहीं होगा, लगभग दोनों ही काफी पुरानी, मतलब शायद 30, 40, 50 हजार का फर्क होगा बस। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्योंकि चीज बिल्कुल न्यू होती है तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी गिरती है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आफ्टर मेनी ईयर्स उसकी वैल्यू बहुत कम रह गई, उसकी वैल्यू कम रह गई तो वैल्यू गिरेगी भी कम। एक सेकंड हैंड चीज है, पुरानी चीज हो गई, 5 साल पुरानी हो गई, अब उसकी वैल्यू तो बहुत कम गिरेगी क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। और कोई बिल्कुल न्यू चीज है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरेगी क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ आ रही है बात? तो डेप्रिसिएशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में रिडक्शन ज्यादा लगे, एंड में डेप्रिसिएशन कम लगे। सेकंड मेथड ये आ रहा है, देखते हैं कैसे। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। कॉस्ट 10 लाख, ईयर, रेट 10%। सर अभी तक जो हमने सीखा उसमें तो यही सीखा है कि डेप्शन हर साल सेम लगाते रहो। मेरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि देखिए 10 लाख की एसेट है और 1 लाख का डेप्शन लग गया पहले साल, तो एसेट कितने की बच गई? 9 लाख की बच गई। अब 9 लाख का 10% किया जाए तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा सही 90,000। 9 लाख की एसेट में से 90,000 और कम हो गए, अब ये एसेट कितने की बच गई? 8,10,000, उसका 10% 81,000। मतलब स्टार्टिंग में डेप्शन ज्यादा लगाओ क्योंकि एसेट महंगी है, उसके बाद एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, एसेट खुद सस्ती रह गई तो डेप्शन भी कम कम लगना। सेकंड मेथड ये क्या है, किसी को भी गलत कहना गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पहले वाला कैसे सही है सर? ये कह रहा है कि जब आपको एसेट बेचनी ही नहीं, 10 लाख की आपने मशीनरी ले ली और 10 साल यूज करना, तो क्या फर्क पड़ता है कि डेप्शन पहले ज्यादा लगाओ बाद में कम लगाओ, बराबर लगाने में दिक्कत क्या? हमें कौन सा किसी को पैसे देने? डेप्रिसिएशन के मेथड्स थोड़ी ना लाइफ बढ़ जाएगी मशीनरी की। मशीनरी को वर्कर्स यूज कर रहे हैं, अब वो 2 साल बाद ही तोड़ दें या 20 साल तक चलाएं, वो तो उन पर डिपेंड है। डेप्रिसिएशन की लाइफ तो बढ़ जाएगी ना। डेप्रिसिएशन के मेथड से मशीन की एक्चुअल लाइफ बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होती।
हम डेप्शन लगाते टाइम प्रोपराइटर से पूछ लेते हैं कितने टाइम मशीन चलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्शन का मेथड लगा लेते हैं और डेप्शन कैलकुलेट करते रहते हैं। तो पहले वाला मेथड सर कब सही है कि सर ये कौन सा ये कहना चाह रहा है कि आपको एसेट बेचनी ही नहीं है, तो एक रफ कैलकुलेशन लगाओ कि 10 लाख की मशीन है, 10 साल चलेगी, लाख रुपए 8 साल की, किसी ये बात खत्म। हमने कौन सा किसी को पेमेंट करनी है, किसी से पैसे लेने, तो बिल्कुल एक्यूरेसी देखनी है इसके अंदर, ये तरीका भी ठीक है, टेंशन फ्री है। सेकंड वाला कहता है कि नहीं पहले स्टार्टिंग मशीन महंगी है तो ज़्यादा लगाओ, सेकंड मशीन सस्ती है तो कम लगाओ। सेकंड वाला ये कहता है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, चर्चा करते हैं जिसको। तो फर्स्ट वाले मेथड का नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट हैं ये फिक्स्ड हैं, हर साल अमाउंट फिक्स्ड है। जो सर सेकंड वाला मेथड, इस वाले मेथड का नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसी मेथड का एक और नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूस और डिमिनिश सिनोनिम्स हैं, अगर डिक्रीज हो रही है कोई भी अमाउंट तो हम उसको जगह रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी में सेकंड वाले मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए इसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। क्लियर हो गई जी बात? डेप्रिसिएशन का रेट मान लेते हैं 10%, इसमें 10% माना हुआ। तो रिडक्शन कैसे निकाला सर हमने, जो कॉस्ट है 10 लाख रुपीस की, इसका 10% करा तो 1 लाख आया। नेक्स्ट ईयर 1 लाख आया, कैसे? सेम तरीका करा हमने, ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसी पर रेट अप्लाई करा, प्रोडक्शन आया। थर्ड ईयर में क्या करा, थर्ड ईयर में भी सेम काम करा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर प्रोडक्शन आया। तो इस वाले मेथड में हम फर्स्ट वाले मेथड में हमेशा जो रेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही अप्लाई करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। इस मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। अगर इस एक्शन को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ध्यान से देखेंगे जी, डेप्रिसिएशन रुपीस इन लैक्स, ये कितना लिखा है मैंने, अमाउंट में बताओ पूरा करके, 50,000 लिखा है, समझ पा रहे हैं सभी? रुपीज इन लैख 0.5 है, 50,000 होगा, ये कितना हुआ 1,50,000, 2 लाख। ईयर्स 1 2 3 4, तो पहले साल डेप्शन आ रहा है 1 लाख, फर्स्ट ईयर डेप्शन 1 लाख, सेकेंड ईयर में डेप्शन 1 लाख, थर्ड ईयर में डेप्शन 1 लाख, फोर्थ ईयर में डेप्शन 1 लाख, सबको हम मिला देते हैं तो सर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ऐसे स्ट्रेट लाइन इसमें तो नहीं बनेगी, प्रोडक्शन कम होता जा इसमें बनेगी, इसलिए इसका तीसरा नाम स्ट्रेट लाइन मेथड भी, बस 3 नाम है ये इसके, प्यार से इसे ऐसे बुलाते हैं। तो पहले वाला मेथड जो हम कर चुके हैं, इसके 3 नाम हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्योंकि डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट हर साल फिक्स्ड रहती है। दूसरा नाम है सर इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई करते हैं। इसका तीसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड क्योंकि इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन बनेगी। सही, देखिए कॉस्ट 1 लाख, 10 लाख एग्जांपल में मेरे, माइनस डेप्शन 1 लाख, अभी 9 लाख बच गया। इसको पता क्या बोलते हैं, WD। तो व्हाट इज WD? रिटर्न लिखी डाउन नीचे जो बची हुई वैल्यू, तो जो बची हुई वैल्यू है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। इस वाले मेथड में क्या कर रहे हैं सर हम, 10 लाख की मशीन थी, 1 लाख का डेप्शन लगा तो वैल्यू बची 9 लाख, तो 9 लाख पर 10% लगाया तो 90,000 आया।
9 लाख में से 90,000 माइनस करें तो बचा 8,10,000, उस पर 10% लगाया तो 81,000 आया। तो सेकंड वाले मेथड में जो रेट है वो हम बार बार ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगाते, हम वैल्यू जो बची है उस पर लगाते हैं, इसलिए इसका नाम WDV मेथड दिए। टोटल सर 10 मेथड है हमारे कोर्स के अंदर, 2 ही मेथड हैं, SLM और WDV। SLM के 3 नाम, WDV के 3 नाम। WDV में 3 नाम कैसे हैं सर? डेफिनेशन का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है इसलिए इसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो रेट होता है वो हम ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू पर अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम WDV मेथड है। एक चीज जो कंफ्यूजिंग है ध्यान से सुनो, WDV इस टर्म के 2 मीनिंग हैं। एक तो जो बैलेंस बचा हुआ है डेफिनेशन के बाद का, ये मीनिंग है, और ये एक मेथड का नाम है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि WDV दे रखा है और मेथड SLM, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, WDV अलग मेथड है, SLM अलग मेथड है, ये कैसे आ गया क्वेश्चन? WDV वर्ड के इस टर्म के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मेथड का नाम है, दूसरा WDV का मीनिंग ये होता है कि कॉस्ट के बाद डिडक्शन लग जाता है, उसके बाद की जो बची हुई वैल्यू है, रिटर्न डाउन जो वैल्यू है, उसको WDV कहते हैं। ध्यान रहेगा जी? तो सिर्फ WDV वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बैलेंस की बात कर रहा है, मेथड वर्ड लिखा हुआ है साथ में तो मेथड की बात है। ध्यान रहेगा? पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्शन इज चार्ज, किस पर लगाते हैं सारे मेथड में हम? डी ऑप्शन पे। अगर SLM मेथड होता है तो कौन सा टिक करते? डी ऑप्शन टिक करते। फिर चलिए जी बोर्ड पर देखें फिर से। सर पहले वाला मेथड जो SLM है, कंपनी एक्ट 2013, WDV इनकम टैक्स एक्ट 1960। बड़ी ध्यान सब, प्रोप्राइटरशिप में चॉइस दे रखी है कि आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हो, पार्टनरशिप में चॉइस दे रखी है कोई सा मेथड यूज कर सकते हो, कंपनी में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है, कई ईयर्स कई कंपनीज की बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाता है, इन्वेस्टर कंपेयर करते हैं, तो वहाँ अगर ऑप्शन रख दिया जाए तो लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसलिए वहाँ कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको यही वाला मेथड यूज करना है, पहले वाला मेथड SLM। तो हर एक कंपनी के अंदर यही मेथड कंपलसरी। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते SLM को, हम WDV को मानते हैं। आप जो है WDV के हिसाब से डिडक्शन निकालो, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालो, उसके हिसाब से टैक्स निकालो। तो सर अगर मैं कंपनी के अंदर अकाउंटेंट हूँ तो मुझे दो बार अकाउंट बनाने पड़े, एक बार कंपनी एक्ट को फॉलो करते हुए SLM के हिसाब से और एक बार इनकम टैक्स को फॉलो करते हुए WDV के हिसाब से। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट की जॉब करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं बॉस से पूछूंगा जी बताओ कौन से मेथड से डिडक्शन लगाऊं, मुझे दोनों आते हैं। वो अपनी चॉइस बता देता है कि SLM से करो तो SLM से कर देंगे, वो कहता है WDV से तो WDV से कर देंगे, वो कहता है तुम देख लो ऐसा में ठीक लगे। तो हम क्या करेंगे, हम WDV से करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के लिए तो वैसे WDV लगाना ही है। अगर हम SLM से करने लग जाए तो फिर 2 बार काम करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? सर मेरी जॉब लग जाती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो मैं पार्टनर से पूछूंगा बताइए सर डिडक्शन का मेथड कौन सा लगाना है, मुझे दोनों आते हैं, SLM भी WDV भी। वो SLM कहेंगे तो SLM लगा देंगे, वो WDV कहेंगे तो WDV लगा देंगे, वो कहेंगे तुम देख लो जैसे अच्छा लगे। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? WDV लगाएंगे, क्योंकि अगर हम SLM लगाएंगे तो हमें 2 बार सारा काम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले WDV ही मानते हैं। अगर मैं कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ तो पहले दिन मैं पूछता हूँ कि सर बताओ कौन सा मेथड लगाना, मुझे दोनों आते हैं, तो पहले दिन जॉब से निकाल देंगे। वो कहेंगे आपको इतना भी नहीं पता कि कंपनी में चॉइस नहीं होती, कंपनी में कंपलसरी होता है SLM। समझ आ रही है बात? तो कंपनी में अगर जॉब लगती है हमारी तो हमें SLM से ही मेथड डिडक्शन लगाना है पूरे साल। जब टैक्स देने का टाइम आएगा तो दोबारा हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे WDV के हिसाब से, अलग से टैक्स उस पर कैलकुलेट करेंगे, इस पर प्रॉफिट। ध्यान रहेगी जी बात? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि इनकम टैक्स के हिसाब से बताइए डिडक्शन का मेथड कौन सा लगाया जाता है? ए ऑप्शन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलिए जितना करते हैं आज।